हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच धीरेन। लेट्स क्रैक जेई विद अस माय डियर। लेट्स क्रैक जेई। लेट्स क्रैक इट। ठीक है। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कंप्लीट किया हुआ है। मेरी आईआईटी जैम रैंक 694 रही है। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है टीचिंग का। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। ठीक है। और अब मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ। ठीक है। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से हमारी अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर दीजिए और हम मिलते हैं। ठीक है। माय डियर, क्या बेनिफिट्स हैं हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के लिए? तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज़ डेली लाइव क्लासेस। माय डियर, हम जितने भी टीचर्स हैं हम आपके साथ अपने अनअकैडमी ऐप में एक फिक्स टाइम में आपके साथ लाइव क्लासेस लेते हैं। लाइव क्लासेस में आप हमसे एंगेज हो सकते हैं। अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी डिस्कशन है, आप इजीली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, वहाँ पे हम लोग पोलिंग भी करवाते हैं। जब हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, क्विज करते हैं, तो पोलिंग होती है। पोलिंग होने से हमको ये पता चलता है कि कौन बच्चा कितना ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कौन बच्चा बेकार कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट इज माय डियर लाइव टेस्ट क्विज। ठीक है। देखिए, होता क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई के साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो है अपने आप को एवेल्युएट करना कि आपने कितनी नॉलेज गेन की हुई है और आपको अभी कितनी नॉलेज और गेन करनी है। उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उस एनालिसिस को बनाए रखने के लिए अपन लोग लाइव टेस्ट रखते हैं। ठीक है। थर्ड इज माय डियर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है एक स्ट्रक्चर्ड है, एक फिक्स पैटर्न और फिक्स मैनर में है, सो दैट हम आपके साथ एग्जाम टाइम में हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहें और आप अपनी स्टडी को बेस्ट कर सको। नेक्स्ट इज माय डियर अनलिमिटेड एक्सेस। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी कोचिंग में होते हो तो आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो और पढ़ के चले आते हो। और जब पढ़ते हो तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा कुछ छूट गया, मुझे दोबारा पढ़ना है, या किसी रीज़न से आपकी तबीयत नहीं ठीक है और आप नहीं जा पाए कोचिंग, तो आपकी क्लास मिस हो जाती है और आपको उसका नुकसान होता है। अनअकैडमी कहती है कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं होगा, अब हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है। आप जितनी बार हमारे वीडियो को देखना चाहें, रिकॉर्डेड वीडियो को देखिए, लेकिन कोशिश करिए आप हमसे लाइव जुड़िए। ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो आप अपने कंफर्ट जोन में रह के देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज माय डियर, आप हमसे बहुत ही इकोनॉमिकल फीस में कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही इकोनॉमिकल फीस में कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इकोनॉमिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे भी इंडिया की जो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो करीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख साल भर का ले लेते हैं, जबकि वहीं पे हम आपका सिर्फ साल भर का 30,000 आपसे लेते हैं। और अगर आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट चाहिए माय डियर, तो ये मेरा कोड है जिसका नाम है धीरेन, दैट इज DHIREN। आप फटाफट इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट हो जाएगा और आपकी फीस और कम हो जाएगी, दैट इज 27,000 के। ठीक है माय डियर, अगर आपके पास समय है, आपके पास मौका है, तो आप कोशिश करिए कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप सिर्फ देख सकते हैं सिर्फ 5K का डिफरेंस, दैट मीन्स 5,000 का डिफरेंस है, और इस 5,000 में आप हमसे 2 साल के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो फटाफट से कनेक्ट होइए। ठीक है। इन केस अगर आपको इसको भी देने में प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास EMI ऑप्शन भी है। हम EMI भी अवेलेबल करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। बहुत ही कम EMI में बहुत ही थोड़ी EMI पड़ जाएगी। अगर आप लेट सपोज करो 12 मंथ का ले रहे हो तो आपकी जो EMI बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 2250 पड़ रही है। अब 2250 में आप तीनों सब्जेक्ट, मतलब मैं PCM तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं। शायद ही कोई कोचिंग ऐसी होगी कि 2250 में तीनों सब्जेक्ट आपको दे रही है। हाँ, ये EMI जो है आपकी नो कॉस्ट EMI है, याद रखिएगा। मतलब आप सिर्फ 2250 दे के 3 सब्जेक्ट को एक साथ अवेल कर रहे हो। सिर्फ ये नहीं, सिर्फ मुझसे ही नहीं पढ़ोगे, इंडिया के जितने बड़े टीचर हैं उन सभी से जितनी बार आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा टैग लाइन है हमेशा, दैट इज फील केमिस्ट्री विद धीरेन। ठीक है। मैं फील केमिस्ट्री क्यों बुलाता हूँ माय डियर? केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट मुझे लगता है कि जो आप इंटरनली फील करते हो, तो दिल से लेते हो कि हाँ यार इस सब्जेक्ट को पढ़ के अंदर से एक फीलिंग आ रही है। ठीक है। आपको उसको याद नहीं करना है सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझने वाला है।
लॉजिक है, आप लॉजिक लगाएंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की सीरीज में आप सभी का मेरा स्वागत है बच्चे, ठीक है। ये सीरीज क्या है तो मैं आपको बता दूं, मैंने क्या किया हुआ है, एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम इसका नाम दिया है मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक सीरीज। इसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया है और मैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बिहाफ पे मैंने अलग किए हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इस सीरीज के दौरान मैंने पहला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म किया है। आप हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे मुझे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है, ओके। अभी जिस जो सीरीज में है वो सीरीज का नाम इस टाइम केमिकल बॉन्डिंग चल रही है। केमिकल बॉन्डिंग की मैंने सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2 और सीरीज नंबर 3 ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज केमिकल बॉन्डिंग का चौथा दिन है, दैट इज पार्ट 4 है, ठीक है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 को पढ़ने के लिए आप 1st, 2nd, 3rd से होते ही गुजरें, तभी आपको 4th का समझ में आएगा, क्योंकि ये सब बाय पार्ट सीरीज है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि मैंने लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, तो आप तभी इस सीरीज को एंजॉय कर पाओगे पार्ट 4 को, जब आपने 3, 2 और 1 को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। प्लीज अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठिए और बिंदास होके एकदम चिल माइंड से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, रेडी, लेट्स गो माय डियर, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने इस सीरीज में पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन और आज उसी सीरीज के हाइब्रिडाइजेशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन में मैंने sp पढ़ा दिया, मैंने sp2 पढ़ा दिया और मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आज जो पढ़ाऊंगा वो डी के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा। डी की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है इसको समझना है हमको। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा देता हूं जो कि मे बी डी में आपका इसका यूज आए, ठीक है। इसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है ड्रैगोज इफेक्ट। क्या बुलाते हैं इसको? ड्रैगोज इफेक्ट। क्या है ये ड्रैगो इफेक्ट? तो बहुत अच्छी चीज है ड्रैगो इफेक्ट, बहुत अच्छा लगता है समझने में। देखिए, ऐसा है कि ड्रैगो इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है या ना के बराबर है, तो उनकी जो मिक्सिंग होती है वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है। और जब भी कभी भी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपकी मिक्सिंग इम्प्रॉपर रहेगी तो उस केस में जो एंगल क्रिएट होगा वो नियरली 90 का क्रिएट होगा। नियरली 90, 94, 93 हो सकता है। मैं नियरली 90 यूज कर रहा हूँ। 90 कैसे यूज कर रहा हूँ? देखो, ऐसा है कि मैंने बताया है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर मान लो बेटा px है, py है और pz है, ये 3 आपके ऑर्बिटल्स हैं और ये अगर आपके कंबाइन नहीं करेंगे, s के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, तो आपस में px परपेंडिकुलर होगा बेटा py के और py बेटा परपेंडिकुलर होगा pz के, और परपेंडिकुलर होगा तो इनका एंगल कितना होगा? 90 होगा। और केमिस्ट्री में अगर एंगल 90 है तो इसका मतलब एंगल जितना कम होता है उतना रिपल्जन बढ़ता है, ठीक है। तो ड्रैगो इफेक्ट बोलता है ऐसे दो ऑर्बिटल्स जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना के बराबर है और उनके ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होती है तो वो ओवरलैपिंग इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग कहलाती है। और इस इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग की वजह से इनका जो एंगल है वो नियरली कितना है? 90 है। मैं एक बहुत बेहतरीन से एग्जांपल लेता हूँ बेटा, ड्रैगो इफेक्ट का बहुत बेहतरीन से एग्जांपल लेता हूँ, फॉस्फीन, दैट इज PH3। अब सभी को पता है कि फास्फोरस की जो पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फास्फोरस की वो नियरली 2.2 है, और जो हाइड्रोजन है उसकी अगर पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो नियरली 2.1 है। तो आप देख सकते हो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना के बराबर है। तो मतलब अब जब कभी भी फास्फोरस और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करने के लिए आते होंगे तो इनकी ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होती है, और प्रॉपर ना ओवरलैपिंग होने की वजह से इनका जो एंगल आप ऑब्जर्व करते हो, सही एंगल तो 94 पॉइंट समथिंग है, बट आप 94 लिख लो, ऑब्जर्व करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं है। अब आप एक बात और फील कर पा रहे होगे कि देखो यार, इसी के फैमिली का मेंबर है अमोनिया NH3 और यहाँ पे है PH3।
अब आपने इतना पढ़ा है कि अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होता है वो करीबन 107.5 के करीब आता है, जबकि वहीं पे फास्फोरस का जो बॉन्ड एंगल है वो 94 के करीब आ जा रहा है। ठीक है, उसी तरह आर्सेनिक का 93 एंड सबका है 93, ऐसे चलता रहता है। एंटीमनी और बिस्मथ, इन सबका अप्रोक्स 92 और इसका नियरली 90। आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो माय डियर कि देखो अमोनिया से जब आप फॉस्फीन की तरफ जा रहे हो तो देयर इज अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल। क्या बोला मैंने? नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही फैमिली के हैं, उसके बावजूद भी एंगल में इतना ज्यादा डिफरेंस है। एंगल में इतना ज़्यादा डिफरेंस होने का मतलब क्या हुआ? एंगल में इतने ज़्यादा डिफरेंस होने का मतलब यही हुआ कि ये मॉलिक्यूल प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं करके बैठे हैं, और जब कभी भी मॉलिक्यूल प्रॉपर ओवरलैपिंग करके नहीं बैठेगा तो इट मीन्स माय डियर उनके अंदर मिक्सिंग सही से नहीं हुई है, और उस वजह से इनका एंगल जो है वो 94 के करीब रह गया है। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ड्रैगोस इफेक्ट। ठीक है, तो कॉपी में लिख लीजिएगा, ड्रैगो इफेक्ट वहां ऑब्जर्व होता है जहां पे पार्टिकल्स के बीच में इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है, और इस इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग होने की वजह से इनका एंगल नियरली 90 रह जाता है। तो मैं बता देता हूं बेटा, नाइट्रोजन की फैमिली में अगर मैं देखूं तो ये सभी मेंबर क्या दिखाएंगे आपको? ड्रैगोस इफेक्ट दिखाएंगे। ये सारे मेंबर आपको क्या दिखाएंगे? ड्रैगोस इफेक्ट दिखाएंगे। उसी तरह सेम एग्जाम्पल ऑक्सीजन की फैमिली में होता है। अगर मैं H2O को छोड़ देता हूं क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO इन सभी की बात करते हो तो इनका भी एंगल नियरली 90 होता है। तो ये भी मॉलिक्यूल आपको क्या दिखाते हैं? ड्रैगोस इफेक्ट दिखाते हैं। ड्रैगोस इफेक्ट दिखाते हैं, जबकि इसमें ड्रैगो नहीं होता है, इसका एंगल 104.5 के करीब आता है। तो अगेन यहाँ पे भी देयर इज अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोग ऑर्बिटल की मिक्सिंग पढ़ रहे हैं, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। फ्यूचर में जब हम लोग एंगल का कंपैरिजन सीखेंगे तो एंगल के कंपैरिजन में इसका ख्याल रखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम ड्रैगो इफेक्ट को पहचान चुके हैं, और हमसे जब एंगल का कंपैरिजन करने को आएगा तो हम निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे ये तो कह सकता हूँ कि जो H2O का बॉन्ड एंगल है वो H2S से ज़्यादा नहीं, कहीं ज़्यादा है। ठीक है, इतना ड्रास्टिक डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ ड्रैगोस इफेक्ट की वजह से आया है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि ड्रैगोस इफेक्ट क्या है और ये क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है ना? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब हमारी आज की मिक्सिंग है और इस मिक्सिंग का नाम है sp3d मिक्सिंग। ठीक है, इस मिक्सिंग का नाम है sp3d मिक्सिंग। एक सेकंड सही कर लो मैं। sp3d मिक्सिंग ये बहुत अच्छी मिक्सिंग है, और इस मिक्सिंग को समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं। पहले तो बताने वाली बात ये है कि डी के बेटा जो मेनली जो ऑर्बिटल्स होते हैं 5 होते हैं, 5 में से 3 आपको पता है नॉन एक्सियल है, और 2 जो है वो आपके एक्सियल हैं। तो जो 2 एक्सियल हैं उनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होती है। अब मैं उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो डी के दो ऑर्बिटल्स हैं, एक dz² और एक dx²y²। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक टर्म मैं यूज करने जा रहा हूं, इस टर्म का नाम है ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल। ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल। ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल हमको ये सिखाता है कि ओवरलैपिंग करने के टाइम किस ऑर्बिटल को आप चूज करोगे सो दैट प्रॉपर मिक्सिंग हो सके, और उस प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से एक फिक्स ज्योमेट्री और एक फिक्स शेप आती है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, dz² को मैं दोनों dz² को डिवाइड कर देता हूं। तो ये जो दो डी ऑर्बिटल हैं ये 2 डिवाइड हो जाएंगे, एक आपका dz² में डिवाइड हो जाएगा और एक आपका dx²y² में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब मैं एक एक करके पहले आपको मैं dz² समझाऊंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा dx²y²। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए dz²। आपने कभी नाम सुना होगा कि dz² कुछ ऐसा सा होता है, इसकी शेप कुछ ऐसी होती है।
ठीक है, आप सभी को पता है कि डी जेड स्क्वायर 8 लोब का होता है। 8 लोब कैसे मैं बोलता हूं, तो आपको शायद ये भी पता है कि डी जेड स्क्वायर 2 से आता है, एक होता है डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक होता है डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इस बात को मैंने अपने लास्ट वीडियो में बहुत ही शिद्दत से बताई है कि 8 लोब कैसे है। ठीक है, डी ऑर्बिटल के 5 नहीं, डी ऑर्बिटल के 6 ऑर्बिटल होते हैं, 6 में से हमेशा 2 क्लब करके 5 बनते हैं। तो जो डी जेड स्क्वायर है बेटा, वो इन 2 का क्लब होके बनता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 8 लोब सिस्टम बोलते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर नोड नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर नोडल फ्री जोन होता है। नोडल फ्री जोन होता है। नोडल फ्री होने का मतलब जिसके पास ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ना मिले। आपको हर जगह इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है एज कंपेरिजन टू ऑल द 5d ऑर्बिटल्स। ठीक है, दूसरी बात, जब मैं बात डी जेड स्क्वायर की करता हूं या मिक्सिंग की करता हूं, जब मैं मिक्सिंग करता हूं sp3 और डी जेड स्क्वायर, तो बहुत ध्यान से सुनने वाले हो आप लोग। तो देखो मिक्सिंग कैसे होती है, एस को खोल लिया आपने, px को खोला आपने, py को खोला आपने, pz को खोला और आपने डी जेड स्क्वायर को खोला। याद रखने वाली बात यह है कि जो डी जेड स्क्वायर होता है और जो पी जेड होता है वो एक ऑर्बिटल में आते हैं, जबकि एस पी एक्स पी वाई एक ऑर्बिटल में आते हैं। मतलब ये 2 स्टाइल से मिक्स होते हैं। आप इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। जब मैं बात एस और पी एक्स और पी वाई की करूंगा तो इनकी शेप कुछ ऐसी बनती है। ठीक है, और जब मैं पी जेड की करूंगा तो आपको पता है इसकी शेप एकदम स्ट्रेट बनती है, ये कुछ ऐसे बनती है। अब आप क्या करो, एक ये प्लेन ले लो, मेरी बात समझ पा रहे होगे, और इस प्लेन में लाइन मार दो खटक से। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, उनको जोड़ने वाला हूं। ये मैंने लिया और ये 3 लिए और इनको उठा के इसमें जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद कंडीशन कुछ ऐसी आ गई, ये। ठीक है, और इसी शेप को हमारी केमिस्ट्री में टीबीपी शेप बुलाते हैं, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। इसको मैं कहो तो और अच्छे से बना सकता हूं। ये शेप कुछ ऐसी बनती है भाई, यहां पे एक मेंबर, 2 मेंबर यहां पे और 3 मेंबर यहां पे, ये कुछ ऐसी बनती है शेप, आप सभी को पता होगी। ठीक है, इसी को हम लोग टीबीपी बोलते हैं। अगर मैं नाम देने लग जाऊं थोड़ी देर के लिए, ये मेरे बी हैं और ये मेरे बी हैं, ये मेरा बी डैश, मेरा बी डैश और ये मेरा बी डैश है। तो आप ये देख रहे हो, ये जो बी वाली लाइन देख रहे हो, ये जो बी वाली लाइन देख रहे हो, इसको हम लोग एक्सियल बुलाते हैं, सबको पता है। लेकिन अब आपको आज सीखने को मिला कि ये जो एक्सियल लाइनें होती हैं ये किन की होती हैं, तो ये आपकी पी जेड और डी जेड स्क्वायर की होती हैं। जबकि ये जो 3 देख रहे हो इक्वेटोरियल देख रहे हो, ये जो 3 इक्वेटोरियल देख रहे हो, ये आपकी हमेशा एस पी एक्स और पी वाई की होती हैं। बहुत बड़ी बात मैंने बता दी आपको। तो याद रखना, जब भी sp3d में से dz स्क्वायर यूज होगा तो उस टाइम जो ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, या यूं कहूं टीबीपी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर कट होगी। कुछ नहीं करना, 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेना, एक ट्रायंगल में आपका sp(x) और py एक तरफ, pz और dz स्क्वायर एक तरफ, इनको उठा के कंबाइन करके यहां रख दिया। जैसे ही आपने इसको उठा के अंदर रखा तो ये शेप आ गई जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है। यही शेप को अपन लोग टीबीपी शेप भी नाम देते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि sp3 प्लस dz स्क्वायर मिलके कौन सी शेप देगी, तो आप सीधे सीधे आंसर दोगे dz स्क्वायर देगी। सॉरी, ठीक है, आपको शेप क्या देगी, dz स्क्वायर शेप देगी। उसी जगह पे अगर आपसे मैं बात करता हूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, मतलब मिक्सिंग करा रहा हूं मैं s प्लस पी के 3 और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब मैं s को मिक्स करा रहा हूं, पी जेड को मिक्स करा रहा हूं, पी एक्स को मिक्स करा रहा हूं, पी वाई को मिक्स करा रहा हूं और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मिक्स करा रहा हूं। तो आप बेटा देख सकते हो इनमें से कौन कौन से ऑर्बिटल के कॉमन एक्सिस हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, मतलब ये तीनों एक पेयर में जाने वाले हैं, सिंगल पेयर में जाने वाले हैं, और ये दोनों एक पेयर में जाने वाले हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये दोनों एक पेयर में जाएंगे। अगर कोई बोलता है sp3dz स्क्वायर तो उसका मतलब वो कैसे टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ है s प्लस pz एक तरफ, px py dx स्क्वायर y स्क्वायर एक तरफ।
मतलब जब s और px कंबाइन कर रहे होंगे तो ये मान लो s है और ये मान लो मेरा pz है, इनको जब मैंने कंबाइन किया तो कुछ ऐसे कंबाइन हुआ होगा, मान लो कि बात को। जबकि px py और dz स्क्वायर कुछ ऐसे कंबाइन करते हैं, ये एक्सियल कंबाइनिंग है, ठीक है भाई। इनके अंदर एक में p समा जाएगा और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको एक शेप नजर आएगी, उस शेप को बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल शेप, मतलब समथिंग लाइक कुछ ऐसी नजर आने वाली है। ये और ये, ठीक है। ये शेप में से बेटा ये जो एक्सिस देख रहे हो, ये जो आप एक्सिस देख रहे हो, ये किसके लिए आ रहा है, ये कहां से आ रहा होगा, देखो ये जो एक्सिस आ रहा होगा ये आपका s, बीच में आपका s है, ये आपका pz को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जबकि ये जो प्लेन वाले आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको प्लेन वाले दिख रहे हैं, ये आपके किसके हैं, px के हैं, py के हैं और dx स्क्वायर y स्क्वायर के हैं। इस शेप का नाम क्या देते हैं, मैंने क्या नाम बताया, स्क्वायर पिरामिडल नाम देते हैं, स्क्वायर पिरामिडल शेप नाम देते हैं इसका। मेरा कहने का सेंस आपसे यही है कि जब आप sp3dz स्क्वायर रखोगे तो आपकी शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल शेप। स्क्वायर पिरामिडल क्यों, तो देखो आप सबको पता है, ये मान लीजिए स्क्वायर है और यहां एक पिरामिड है, तो आप ऐसे जोड़ लो थोड़ा, ठीक है। आपको एक पिरामिड नजर आ रहा है, ये आपका एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर से पिरामिड नजर आ रहा है, आपको हर जगह से पिरामिड नजर आ रहा है, इसको हम लोग स्क्वायर पिरामिडल शेप बोलते हैं। तो अल्टीमेटली हमने ये दो बातें देखी कि अगर आपका dz स्क्वायर होगा तो उस केस में TBP शेप होगी, और जब कभी भी आपका x स्क्वायर y स्क्वायर होगा उस टाइम जो शेप होगी वो स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर कट है। बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि सर dz स्क्वायर ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग रखता है या dx स्क्वायर y स्क्वायर रखता है। क्या बोला मैंने, dz स्क्वायर ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग रखता है या dx स्क्वायर y स्क्वायर ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग रखता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं ओवरलैपिंग के टर्म्स में बांटूं तो sp3dz स्क्वायर की जो ओवरलैपिंग है वो sp3dx स्क्वायर y स्क्वायर से कहीं ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं यूं कहूं कि एक स्ट्रक्चर अगर आपका TBP बन रहा है और एक में स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है, तो जो TBP वाले शेप है ना वो स्क्वायर पिरामिडल वाली शेप से ज़्यादा अच्छे हैं। क्या बोला मैंने, जो TBP वाली शेप के मेंबर हैं वो स्क्वायर पिरामिडल से ज़्यादा अच्छे हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न छोड़ता हूँ, तो देखो इसके पीछे सबसे पहला रीज़न तो देखो क्या है कि यार ये मेरा 8 लोब सिस्टम है, ये मेरा 4 लोब सिस्टम है भाई, sp3dz स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब किसके अंदर, dz स्क्वायर के अंदर। दूसरा, इसमें नोडल फ्री जोन है, नोडल फ्री जोन है, जबकि इसमें कहीं ना कहीं आपको नोड मिल सकते हैं, ठीक है, आप नोड पा सकते हो, नोड होंगे, ये नोडल फ्री होगा। एक तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, dz स्क्वायर में आप ये सोचो कि 90 के कितने एंगल्स और dx स्क्वायर y स्क्वायर में 90 के कितने एंगल्स। तो आप अगर इसकी शेप बनाते हो तो आपको मैं वैसे बता चुका हूं, फिर बस एक बार बता रहा हूं, इसके अंदर 90 वाले 6 होते हैं। कितने होते हैं 90 वाले, 6 होते हैं। जबकि इसके अंदर जब भी आप शेप ड्रॉ करोगे, इसके अंदर जब भी आप शेप ड्रॉ करोगे तो आपको जो 90 वाले नजर आएंगे, वो 8 नजर आएंगे। अब आप देखो कहां पे 90 वाले कम हैं, जहां पे 90 वाले कम होंगे वहां पे रिपल्जन कम होगा, या यूं कहूं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने, जहां पे 90 वाले कम होंगे वहां पे रिपल्जन कम होगा, या यूं कहूं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि sp3dz स्क्वायर जो है बेटा sp3dx स्क्वायर y स्क्वायर से कहीं ज्यादा अच्छा है। ठीक है,
बात समझ में आती है? ठीक है, अब हम थोड़ी और डेप्थ में जाते हैं। ठीक, अब आप ये समझ चुके होंगे कि कब डी जेड स्क्वायर यूज करना है और कब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर घुसते हैं। सबसे पहले और डेप्थ में जा रहे हैं, तो मैं sp3dz स्क्वायर को एक एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। लेट सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया जिसमें बॉन्ड पेयर आपके 5 हैं और लोन पेयर आपके 0 हैं, सम अभी भी 5 का है। इस शेप को अपन लोग नाम देते हैं TBP शेप। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लेके चलता हूँ जो कि एग्जाम्पल है आपका PCl5 का। ठीक है, लेकिन कौन सा फेस मैटर करता है, इसलिए वो भी कौन सा फेस, गैसियस फेस। ठीक है, PCl5 जब अपने गैसियस फेस में होता है तो सबने पढ़ा है कि इसके अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। मतलब आप कुछ ऐसे कह सकते हो यार कि ये कुछ ऐसे ओवरलैपिंग करा होगा ये। तो ये जो आप ग्रीन वाला देख रहे हो ये किसका है, ये S का है, PX का है और PY का है। ठीक है, जबकि ये जो आप देख रहे हो ब्लू वाला, ये दोनों, ये आपका क्या है, PZ का है और DZ स्क्वायर का है। ठीक है, अब आपको ये बात सबको पता है कि नंबर ऑफ एंगल्स सबको पता है, मैंने फॉर्मूला सिखाया है, यहाँ पे NC2 फॉर्मूला लगता है। दैट इज आप यहाँ पे लगाओगे 5C2, टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने मिल जाएंगे आपको, 10 मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एंगल आपको कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। अभी मतलब मुझे बस ये है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो एंगल आपको ऑब्जर्व हो रहा है वो 90 डिग्री का हो रहा है। और आपको पता है कि 3 तरह के एंगल यहाँ होंगे, बताने की बार बार जरूरत नहीं समझता हूँ। एक्सियल इक्वेटोरियल में 90 का है, दोनों इक्वेटोरियल्स के बीच में आपका 120 का है और दोनों एक्सियल्स के बीच में आपका एंगल 180 का है। बताने की बात नहीं समझता हूँ, बार बार बताया है कि चूंकि जहां पे एंगल कम होगा वहां पे रिपल्जन ज्यादा होगा, इसलिए बच्चे एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिपल्जन सबसे ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आई एम सॉरी कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड जो हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्या है, लंबी है। ठीक है, तो इन फ्यूचर जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो, PCl5 वाली बॉन्ड्स को, तो ये वाली 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं। और जब ये ब्रेक होती हैं तो ये ब्रेक होता है PCl3 + Cl2 में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अगर मान लो यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे देता, मेरे पास PCl5 की जगह PCl4F होता और मैं आपसे बोलता कि बताओ इसको हीट करने पर क्या रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करने के बाद इसको सोचिएगा जरूर। ठीक है, फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ये बनेगा और जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो आप इसको जब हीट करोगे बेटा, जब इसको हीट करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगी, मतलब ये वाली बॉन्ड टूटेगी और ये वाली बॉन्ड टूटेगी, तो आपके हाथ में आएगा PCl3 + F और Cl या ClF बोल दो। ठीक है, हाँ, ये मन में अगर तुम्हारे सवाल आ रहा है कि आपने F को यहीं पे क्यों रखा, तो आगे चल के एक टर्म पढ़ेंगे एपिकोफिलिसिटी, आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, आगे पढ़ाऊंगा एपिकोफिलिसिटी। वहां पे ये बताता है कि इसका स्ट्रक्चर यही क्यों होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास PCl2F3 है और आप इसको हीट करो तो कैसे तोड़ोगे, तो इसका आंसर आएगा PCl2F + F2। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने ये बात ऑब्जर्व की कि ऐसा करने पर ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या आपसे चाहता हूं, क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, बहुत कम लोग इस केस को जानते हैं। इस केस का नाम है PF5 का केस। क्या नाम है? PF5 का केस। ठीक है, यहां पे एक नया टर्म यूज करने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं बेरी सूडो रोटेशन।
क्या नाम देने जा रहा हूँ, बेरी स्यूडो रोटेशन। स्यूडो का मतलब होता है नकली, फॉल्स। देखो ऐसा है कि जब आप PF5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो PF5 आपको दो स्ट्रक्चर में मिलेगा। मतलब एक स्ट्रक्चर ये होता है PF5 का और दूसरा स्ट्रक्चर PF5 का ये भी होता है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे स्ट्रक्चर को मूव करते रहते हैं। मैं और डेप्थ में घुस रहा हूं, कहने का क्या सेंस है, आपको कभी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3dz² दिखेगी और कभी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3dx²y² दिखेगी। ऐसा है कि जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जर्व करते हो तो इसकी जो वेव्स बनती है रोटेशनल, इसकी जो वेव्स बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, इसको रोटेशनल वेव्स बुलाते हैं। रोटेशनल ऐसे होते हैं एट द पर्टिकुलर 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमने ये पाया, साइंटिस्ट ने ये पाया कि इसके दो डिफरेंट वेव्स बन रही हैं और दो डिफरेंट वेव बनने से कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि जो PF5 है बेटा वो अपनी शेप को बदलता रहता है। पहले कभी तो sp3dz² में होता है और कभी तो sp3dx²y² में होता है। ठीक है, बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर एग्जाम में अगर मुझसे सवाल करे कि PF5 में कौन से d ऑर्बिटल यूज होते हैं तो क्या आंसर देना चाहिए? बेटा आंसर आपको दोनों देना चाहिए। PF5 एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें dz² भी यूज होता है और dx²y² भी होता है, क्योंकि वो शेप अपनी बदल सकते हैं। हाँ, यही चीज को जब इन्होंने -80 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जर्व की तो उन्होंने पाया सिर्फ सिंगल पीक। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा तो इसका जो रोटेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक मोशन 0 हो जाएगा या नियरली 0 हो जाएगा, तो पार्टिकल मूव नहीं करेंगे और मूव नहीं करेंगे तो रोटेशन खत्म हो जाएगा। अगर याद रखिएगा आपसे सवाल पूछता है कि 80 मतलब -80 डिग्री सेल्सियस पे PF5 की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, तब आप डंके की चोट पे कह सकते हो sp3dz²। लेकिन अगर वो आपसे 25 पे पूछता है तो बेटा आपको दोनों आंसर देना होगा, और नहीं भी पूछता है तो मान के चलोगे कि उसने 25 दिया है। अगर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं करेगा तब भी वो माना जाएगा कि वो रूम टेम्परेचर है। ठीक है, तो PF5 के अंदर इस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया है और इस मूवमेंट को बोलते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन। अब मन में सवाल होगा कि सर ये रोटेशन हो क्यों रहा है और कब कब ये रोटेशन ऑब्जर्व होता है। तो देखो ऐसा है कि ये इसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, इसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कब आपको स्यूडो बेरी रोटेशन मिलता है। ऐसा है कि जब साइड एटम की जो साइज है वो सेंट्रल एटम की साइज से नियरली छोटा होता है, ज़्यादा छोटा नहीं, सिर्फ नियरली छोटा होता है, तब उस केस में आप स्यूडो बेरी रोटेशन ऑब्जर्व करते हो। क्या बोला मैंने? जब सेंट्रल एटम की साइज बड़ी होती है और साइड एटम की साइज छोटी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लोरीन की साइज़ छोटी है और साइज़ छोटी होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं बेटा वो आपस में रिपल्जन करते हैं और रिपल्जन की वजह से अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं और इस वजह से ये डांसिंग करते हैं या रोटेशन करते हैं। इसी डांसिंग या इसी रोटेशन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो बेरी रोटेशन। तो ये कब आपको ऑब्जर्व हुआ? ये आपको तब ऑब्जर्व हुआ जब साइड एटम की साइज़ छोटी हो गई और सेंट्रल एटम की साइज़ बड़ी हो गई। ठीक है, ओके। जबकि PCl5 में ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि PCl5 में साइज ऑलमोस्ट सिमिलर थी। ठीक है भाई, दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, फास्फोरस और क्लोरीन। यहाँ पे फास्फोरस थर्ड पीरियड का है जबकि फ्लोरीन जो है आपका सेकंड पीरियड का है। ठीक है, तो इस चीज को हमारे यहाँ स्यूडो बेरी रोटेशन बोला जाता है। अब एक बात आप नोट करके लिख लीजिए, अगर आपको कभी भी प्योरली dz² ऑब्जर्व करना है तो साइड एटम की साइज बड़ी होगी सेंट्रल एटम से। ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं PCl5 का। और अगर आपको स्यूडो बेरी चाहिए
तो इस केस में साइड एटम और सेंट्रल एटम में सेंट्रल एटम की जो साइज है वो बड़ी होगी। साइज की बात चल रही है, ये सब साइज के टर्म्स में है। बड़ी कुछ बुक्स नियरली इक्वल भी लिख देती है, बट ठीक बड़ी है, ठीक है। एग्जाम्पल लिया मैंने PF5 का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्योरली dx² y² आपको ऑब्जर्व हो, तो साइड एटम की साइज सेंट्रल एटम की साइज से, साइड एटम की साइज सेंट्रल एटम की साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए, साइड एटम साइज छोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। सेंट्रल एटम बहुत बड़ा होना चाहिए, सेंट्रल एटम आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं AsCl5 ले लूं, इसी फैमिली का मेंबर है, या SbCl5 ले लूं, तो इनके अंदर मैं दावा ठोक के कह सकता हूं कि इसके अंदर जो d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है वो dz² x² y² का है, जबकि PCl5 में क्या है, dz² का है, जबकि PF5 में बैरी की वजह से दोनों होता है, ठीक है। तो ये बात आपने मुझसे सीखी कि कब कब कैसी कैसी हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस होती है। तो याद रहेगी आपको, इतनी बातें मैंने बताया, बहुत बताया मैंने, ठीक है, कि डी क्या होता है, कैसे डी पे काम करते हैं, डी के कितने फॉर्म होते हैं, ठीक है, कब आपका dz² यूज होगा, कब आपका dx² y² यूज होगा, और कब आप इनमें कंपेयर कर पाओगे, कब किसको लेना है, किस कंडीशंस में किसको लिया जाता है, किस कंडीशंस में दोनों होती हैं, और किस कंडीशंस में ये प्योर तीनों होते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये था sp3d की पॉसिबिलिटी। अब sp3d की पॉसिबिलिटी और कब कब बन सकती है तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी जो हमने डिस्कस किया था पीछे, वो बॉन्ड पेयर 5 था और लोन पेयर 0 था। अब भी ऐसा हो सकता है जब बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 1 हो, तब भी सम 5 का आएगा। इसमें मैं पीछे बता चुका हूं, दोबारा बताना नहीं समझता। शेप की बात करें तो आपकी इस टाइम जो है सीसॉ शेप ऑब्जर्व होगी, या इसको अपन लोग पाई शेप बुलाते हैं या के शेप बुलाते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री अभी भी TBP रहेगी, मतलब जो d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है वो कौन सा d ऑर्बिटल होगा, वो dz² होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूं कुछ अपने मन से। पहला एग्जाम्पल है SF4 का, दूसरा एग्जाम्पल है आपका PF4 माइनस का, तीसरा एग्जाम्पल है IF4 प्लस का, और एग्जाम्पल ले सकते हो IOF3 का। ये सब एग्जाम्पल मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा चढ़ चुके हैं कि ठीक है, कि मैं आपको इजीली बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इजीली फटाफट, ऐसे आपको मैंने पीछे लास्ट क्लास में ट्रिक समझाई है कि कोई भी एग्जाम्पल हो, चाहे वो कैटायन हो, चाहे वो एनायन हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, कैसे बॉन्ड पेयर और कैसे लोन पेयर निकालते हैं और कैसे उसकी शेप को अपन लोग जज करते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है, सम अभी भी 5 का हो जाएगा। बस इस टाइम जो शेप होगी वो आपकी टी शेप के नाम से जानी जाती है, लेकिन ज्योमेट्री अभी भी आपकी TBP होगी, और ज्योमेट्री अभी भी TBP हुई तो ऑर्बिटल का जो यूज होने वाला है वो dz² यूज होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल है मेरे पास ClF3 का। अगला एग्जाम्पल है आप ले लो SF3 माइनस का, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है, अभी आप उस पर दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अगला ले लो XeF3 प्लस का, ठीक है। और एग्जाम्पल लेना है, ले सकते हो आप XeOF2 का। ये जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो, इन सारे एग्जाम्पल में D का dz² यूज हो रहा है, ठीक है। ओके, बात याद रहेगी मेरी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा जब बॉन्ड पेयर 2 3 हो गया, हाँ ठीक है, बस काफ़ी है। चलो देख लो, बॉन्ड पेयर 2 हो जाए और लोन पेयर 3 हो जाए, सम अभी 5 का होगा।
शेप के मामले में बेटा ये शेप अभी भी लीनियर कहलाती है, और ज्योमेट्री अगेन आपको पता है टीबीपी ज्योमेट्री होने वाली है। और एंगल की बात करें तो एंगल आपका डीजेड स्क्वायर, एंगल की बात करें तो 180 का एंगल क्रिएट करने वाले हैं। ऑर्बिटल आपका डीजेड स्क्वायर ही रहेगा। एग्जाम्पल लेना है आपको तो ले सकते हो आप i3 प्लस का, ठीक है। और एग्जाम्पल लेना है आपको i2 का ले सकते हो, नहीं i3 माइनस का भी ले सकते हो, ठीक है। XeF2 का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। वैसे XeF2 में थोड़े झोल हैं, XeF2 में अभी नहीं जानो, इतना जाना मतलब ये आपका 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। क्या बोला मैंने? 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। और XeF2 की शेप प्रॉपर लीनियर नहीं होती है, बट मैं आपको झूठ भी नहीं बोलूँगा, आपके एग्जाम में अगर लीनियर पढ़ाई गई है तो लीनियर ही सही, ठीक है। अगर आपके केस में लीनियर ही पढ़ाई गई है तो लीनियर ही सही, लेकिन सच्चाई ये है कि वो प्रॉपर लीनियर शेप नहीं होती, उसके अंदर 2 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। कभी हायर क्लास में और पढ़ोगे तो उसको अच्छी तरह पढ़ पाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब एक बहुत बेहतरीन सा मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन है कि एक स्ट्रक्चर है K3IO5, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताओ जब मॉलिक्यूल पोलर है और जब मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इन दोनों केस में कौन से डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपका dx2y2 यूज हो रहा है और एक आपका dz2 यूज हो रहा है। इन दोनों केसेस में कब dz2 यूज होगा और कब dx2y2 यूज होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बता रहा हूं, ठीक है। वहां पे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि K3IO5 में जो D के जो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं उसमें से कब इनमें से एक केस पोलर माना है उसने और एक केस नॉन पोलर माना है, तो कब आपका मॉलिक्यूल पोलर ज्योमेट्री के साथ क्या ऑर्बिटल दिखाएगा और नॉन पोलर के साथ क्या ज्योमेट्री दिखाएगा। ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, मैं ही कर देता हूं। देखिए, मान लीजिए K3IO5 है तो आप पहले इसको ब्रेक करोगे 3K प्लस IO5 3 माइनस में, ठीक है। मैं इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल ले लेता हूं। एक स्ट्रक्चर आपका ये पॉसिबल है और एक आपका स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। ठीक है, इसको कुछ ऐसे ले लेना चाहिए यार मुझे, रुक जाओ, चलो सब ठीक है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर पोलर बॉन्ड बनाएगा और कौन सा स्ट्रक्चर नॉन पोलर बॉन्ड बनाएगा। आप देखो, इधर देखो, इधर देखो, अगर आपने इतनी थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी है तो इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इन तीनों का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नियरली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जबकि यहाँ पे आप मान सकते हो कि आपने इसको इसने कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, इसके बावजूद भी एक डाइपोल मोमेंट बच गया। हाँ, लोन पर भी तो है, जाओ दिखा सकते हो, ठीक है। मतलब ओवरऑल डाइपोल मोमेंट बच गया, तो इसका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आया, जबकि उसका डाइपोल मोमेंट 0 आया। तो चूंकि बेटा इसका डाइपोल मोमेंट 0 आया तो ये आपका केस हो गया नॉन पोलर का केस, और इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आया, इसलिए ये जो केस हुआ ये पोलर का केस हुआ। खत्म। अब आपको पता है कि ये शेप कौन सी है, तो ये शेप dz2 ऑर्बिटल वाली है, और ये शेप कौन सी है, ये शेप dx2y2 ऑर्बिटल वाली है। अगर शेप कंक्लूजन निकल गया
कि अगर वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा तो उस टाइम जो शेप यूज करेगा वो dz² यूज करेगा, और अगर वो पोलर हुआ तो जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो dx² y² हो रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आपने इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से सॉल्व किया है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये जो बातें मैंने बताई वो sp3d के लिए थी, ठीक है, और डी में सारी बातें हो गई। अब हम बढ़ते हैं sp3d2 की तरफ। मतलब इस बार आपको यूज क्या करना है, आपको एक s ऑर्बिटल यूज करना है, p के 3 यूज करने हैं, px, py और pz यूज करना है। d का कौन सा यूज करना है, dx² y² यूज करना है, और दूसरा dz² यूज करना है। अब आप एक काम करो, सबसे पहले इनको सेग्रीगेट कर लो कि कौन कौन से एक्सिस कॉमन है और कौन कौन से एक्सिस अनकॉमन है। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, s एक तरफ, ठीक है, px py एक तरफ, प्लस dx² y² एक तरफ, और दूसरा dz² प्लस pz एक तरफ। मतलब इनको जब कंबाइन करोगे तो ये शेप कुछ ऐसी आएगी, और जब इनको कंबाइन करोगे तो शेप कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, अब इन दोनों को उठा के जोड़ दो तो आपको जो फाइनल शेप नजर आने वाली है वो कुछ ऐसी नजर आने वाली है। ये इसी शेप को हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इसी शेप को अपन लोग ऑक्टाहेड्रल शेप बुलाते हैं। आपको सभी को पता है कि ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टा का क्या मतलब है, प्लीज यार। ठीक है, मैंने बताया है 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, 4 अबव द प्लेन एंड 4 बिलो द प्लेन। पेन चेंज कर ले रहा हूं, 4 इस प्लेन से बना देता हूं और 4 इस प्लेन से बना देता हूं। मतलब 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखते हैं, 4 प्लेन के ऊपर दिखते हैं और 4 प्लेन से नीचे दिखते हैं। अब देखो प्लेन में क्या है और प्लेन के एक्सिस में क्या है। मतलब कह सकते हो क्या कि ये मेरे एक्सियल हैं और ये मेरे इक्वेटोरियल हैं? बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? भाई मैंने एक एग्जाम्पल ही लेना है। मैंने एग्जाम्पल लिया SF6 का। अब जब आप SF6 में लेते हो तो आपको पता है कि बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, 6, और लोन पेयर कितना आ रहा है, 0। सम कितने का हो गया, 6 का हो गया। अब इसका पहले तो ऑर्बिटल से समझते हैं। सल्फर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। लास्ट में क्या मिल रहा है, 3s2 3p4 मिल रहा है। तो ये सल्फर का लिया मैंने 3s2, ये लिया मैंने सल्फर का 3p4। आप सभी को पता है कि सिग्मा बॉन्ड जितने होंगे उतने ऑर्बिटल तो खाली होने चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। अभी यहाँ पे ये 2 हैं, ये ग्राउंड स्टेट में है, और एक्साइटेड स्टेट में आप क्या करोगे, एक जंपिंग इसकी करा दोगे और एक जंपिंग इसकी करा दोगे, तो ये रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। ये कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, तो आपके पास अब कितने अनपेयर्ड खाली हो गए, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली हो गए। अब सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। ठीक है, और लास्ट में इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल खाली होता है जो कि ओवरलैपिंग के लिए रेडी रहता है। तो ऐसे 6 फ्लोरीन उठा लेना। अब मैं चिपका नहीं रहा हूं, ऐसे 6 फ्लोरीन उठा लेना, एक एक फ्लोरीन को कंबाइन कर देना, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। मतलब 6 फ्लोरीन में से आप ये देख पा रहे हो कि जब आप SF6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो 6 सिग्मा नजर आ रहे हैं। उन 6 सिग्मा को बांट दो तो एक सिग्मा किसका बन रहा है, इसके 3s और उसके 2p का बन रहा है। जबकि 3 सिग्मा जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं इसका सल्फर का 3p और फ्लोरीन का 2p, और तीसरा 2 सिग्मा बाकी बचे
तो वो बन रहा है सल्फर का 3D और इसका 2p। ठीक है, तो आपको इसमें 6 सिग्मा नजर आ रहे हैं और ये 6 के 6 सिग्मा इनमें बढ़ जाते हैं 3 + 1 + 2 में। और अगर जब आप डायग्राम बनाते हो तो छोटे बच्चों की तरह कुछ ऐसे बनाते हो। ये मैंने इस बार होली में रंगोली बनाई थी। जब भी होली आती है, दिवाली आती है, हमारे घर में रंगोली बनती है, तो मैं ऐसी रंगोली बनाता हूँ। मेरी मम्मी को लगता है रंगोली बनाई है, लेकिन मुझे पता है कि ये स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल का है। ठीक है, तो ये यूज हो रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ सुंदर सा ऐसा बनता है, बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर SF6 का बनता है। तो अल्टीमेटली आप ये देख रहे हो कि SF6 में 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, 2 एक्सियल बॉन्ड है, और इस बार शिद्दत से कह सकता हूं कि इक्वेटोरियल बराबर एक्सियल के है, क्योंकि सभी का एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो हर जगह से इक्वल रिपल्जन आएगा। इक्वल रिपल्जन आएगा तो मैं नहीं कह सकता कि एक्सियल बड़ी या इक्वेटोरियल बड़ी। ठीक है, क्लियर कट है, श्योर शॉर्ट बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे sp3d2 में कौन कौन से 2 d ऑर्बिटल यूज किए। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं और कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं। जैसे लेट सपोज करिए मैं एग्जांपल ले रहा था कि मेरे पास बेटा बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 हैं, और जो मेरे पास लोन पेयर है बेटा वो 0 हैं, और सम कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने एक एग्जांपल लिया था SF6 का। एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे अगला एग्जांपल आपका हो जाएगा PF6 माइनस का, और एग्जांपल हो जाएगा IF6 प्लस का, और एग्जांपल ले सकते हो IOF5 का, और एग्जांपल ले सकते हो XZF5 प्लस का। आप सोच रहे होगे ये बंदा फटाफट इतने एग्जांपल्स ले कैसे रहा है, तो इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ट्रिक हम आपको नहीं बताने वाले। कुछ चीज़ें टीचर्स के लिए छोड़ दो कि वो ट्रिक छुपाए रखें। ये सब चीज़ें आपको तो एग्जाम में एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल से आप सीधे बताओगे कि बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला केस आएगा जब आपके पास बॉन्ड पेयर 5 होगा और लोन पेयर 1 होगा, सम अभी भी 6 है। अब बच्चे इस बार जो शेप आएगी और जो ज्योमेट्री आएगी वो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या शेप आपकी स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी, और अगर आप ज्योमेट्री की बात करते हो तो ज्योमेट्री अभी भी आपकी ऑक्टाहेड्रल मेंटेन रहेगी। ऑक्टाहेड्रल मेंटेन होने का मतलब आप इसके अंदर dx² y² और dz² दोनों ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके लिए जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है XeOF4, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आप ले सकते हो ClF5 का। ठीक है, ओके, और एग्जाम्पल लेना है तो आप ले सकते हो SF5 माइनस का। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे माइंड में। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, जब बॉन्ड पेयर 5 आएगा और लोन पेयर 1 आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 2 है तो सम अभी भी बेटा 6 का है। अभी भी ज्योमेट्री और शेप में अंतर आएगा, तो जो शेप आएगी वो आपकी स्क्वायर प्लेनर शेप आएगी, और जो ज्योमेट्री आएगी वो आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, तो क्या कहने का मेरा सेंस है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ज्योमेट्री नहीं चेंज हो रही है लेकिन शेप बदल रही है। ठीक है, ज्योमेट्री नहीं चेंज हो रही है लेकिन शेप बदल रही है। इसका बेहतरीन एग्जांपल है SF4 का। ठीक है, आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो SF4 का तो कुछ ऐसे ड्रॉ करते हो, ये कुछ ऐसे। हाँ, इस बार मैं ये कह सकता हूं कि कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा, तो S यूज हो रहा होगा। ठीक है, P3 और D2 में से जो D का जो असल वाला यूज हो रहा है, सारे यूज हो रहे हैं, बस जो नहीं यूज हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर आ रहे हैं। जैसे आपका dz² जो है वो इस बार किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, लोन पेयर फॉर्म में दिख रहा है, जबकि dx² y² जो है वो आपके शेप में बना रहेगा। ठीक है, ओके, क्लियर कट, बढ़े आगे। ठीक, चलिए अब अगली कहानी सुनाते हैं आपको बॉन्ड पेयर
बॉन्ड पेयर कितने की? बॉन्ड पेयर 7 की। जब भी बेटा बॉन्ड पेयर 7 होगा और लोन पेयर आपका 0 होगा तो सम अभी भी 7 का होगा। इस बार कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज होंगे? तो एक एस होगा, 2 पी, पी एक्स पी वाई पी जेड यूज हो रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड यूज हो रहा है, प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यूज हो ही रहा है, डी जेड स्क्वायर भी यूज हो रहा है। इसके अलावा कोई एक डी नॉन एक्सेल को यूज करा लो, आइदर आप डी एक्स वाई यूज करा लो, चाहे वाई जेड यूज करा लो, चाहे एक्स जेड यूज करा लो। इन सभी में इनकी चूंकि जो ऑर्बिटल एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी आप कोई भी ऑर्बिटल यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी इस बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस बार इक्वेटोरियल की जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ से बड़ी है। ये मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर कट मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे हो, ये जो आप हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हो, ये हाइब्रिडाइजेशन आपके 7 के अंदर थी। आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, बॉन्ड पेयर आपके 6 हो जाएं और लोन पेयर आपका 1 हो जाए, सम इसका भी 7 होगा। शेप की बात करें तो इसको हम लोग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप बुलाते हैं। डिस्टॉर्टेड क्यों? क्योंकि इसका भी मैंने बताया था। और ज्योमेट्री इसकी क्या होती है? पीबीपी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ओके। ज्योमेट्री का क्या नाम दोगे? इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल नाम दोगे। ठीक, हाँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक्जी F6 का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैंने पहले भी इस एग्जाम्पल को पीछे लेक्चर में बताया है और आज भी आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक्जी F6 एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो लोन पेयर है ये फ्लेक्सियोनल लोन पेयर है। कैसा लोन पेयर है ये? फ्लेक्सियोनियल लोन पेयर। फ्लेक्सियोनल लोन पेयर ऐसे लोन पेयर होते हैं जो फ्लिप करते रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग फ्लेक्सियल बुलाते हैं, कुछ लोग उसको फेशियल लोन पेयर बुलाते हैं। फेशियल का मतलब क्या होता है? ये लोन पेयर भाई, ये आपका जिनॉन है, एक आपका फ्लोरीन यहाँ पे है और एक आपका फ्लोरीन यहाँ पे है, तो इनके बीच से निकलता है। मतलब ये जो देख रहे हो यहाँ से निकला हुआ है। अब चूंकि इसको ना, इस फ्लोरीन को ना यहाँ पे रिपल्जन खूब मिलता है। जैसे यहाँ पे ये जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं इसको रिपल्जन कर रहे हैं, ये जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं इनको रिपल्जन कर रहे हैं। अब इसके रिपल्जन की वजह से पहले ये निकलेगा, फिर ये अंदर जाएगा, फिर ये यहाँ से निकलेगा, फिर ये अंदर जाएगा, फिर ये यहाँ से निकलेगा, फिर ये अंदर जाएगा, फिर ऐसे और ऐसे। इसको बोलते हैं डांसिंग ऑफ लोन पेयर। कुछ लोग बोलते हैं फ्लेक्सियोनल लोन पेयर क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। और दूसरा, ये ऐसे अपना मुंह बाहर निकाले रहता है, फेस बाहर निकाले रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फेशियल लोन पेयर। ठीक है, तो मैं क्या नाम दे रहा हूं इन सबका, ये आपको याद रहेगी। तो शेप आप देख रहे हो बदलती जा रही है लेकिन ज्योमेट्री आपकी फिक्स्ड है। अगला एग्जाम्पल, जब आपका बॉन्ड पेयर आपका फिर से 5 हो जाए, लोन पेयर आपका 2 हो जाए, सम अभी भी 7 का रहेगा। ठीक है, शेप की बात करें तो इस बार पेंटागोनल प्लेनर शेप आती है। पेंटागोनल प्लेनर शेप आती है। ये सारी शेप ज्योमेट्री मैंने पहले बता रखी है यार, अभी मैं दोबारा नहीं बता रहा, बस ऊपर से बता रहा हूं क्योंकि यहां उसका यूज होने वाला है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सबकी क्या है? sp3d3। ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर शेप, ये कुछ ऐसे, ये आपने पेंटागन बनाया और ये उसके प्लेन में लोन पेयर क्रिएट कर दे। पेंटागन बनाया और उसके लोन पेयर में ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, याद रहेगी बात, ये आपको पता होना चाहिए। तो जितनी भी अभी मैंने आपसे हाइब्रिडाइजेशन की बात की, ये हाइब्रिडाइजेशन जनरल हाइब्रिडाइजेशन थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज कर रहा हूँ और आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूँ इन सॉलिड फेस एंड लिक्विड फेस। हेडिंग डालिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड फेस एंड लिक्विड फेस। लिक्विड फेस और सॉलिड फेस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ठीक है, पहले तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेट सपोज करो PCl5, लेकिन उसने मेंशन कर दिया सॉलिड फेस। तो जब भी कभी भी PCl5 अपने सॉलिड फेस में होती है ना बेटा, तो ये ब्रेक होती है PCl4 प्लस में और दूसरा ब्रेक होता है PCl6 माइनस में। क्या बोला मैंने? तो आपको 2 शेप नजर आएगी, एक नजर आएगी PCl4 प्लस और दूसरी नजर आएगी PCl6 माइनस।
ठीक है। जब आप PCl4+ की बात करोगे तो यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होगी sp3 और यहाँ पे आपको हाइब्रिडेशन होगी sp3d2। ये कैसे निकाल रहा हूँ, वही बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे भाई बॉन्ड पेयर आपके कितने आएंगे 4 और लोन पेयर कितने आएंगे 0, सम अभी कितने का 4 का। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बॉन्ड पेयर आपके आएंगे 6, लोन पेयर आपका आएगा 0, सम कितने का हो गया 6 का, और 6 का मतलब हो गया sp3d2, ठीक है। तो अगर PCl5 अपने सॉलिड फेस में है तो ये ब्रेक कैसे होता है PCl4+ और PCl6- में। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, क्या पूछेगा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 इन, पहला इन गैसियस फेस और दूसरा इन सॉलिड फेस। तो अगर आपसे गैसियस फेस में पूछेगा तो sp3d, ठीक है। अगर सॉलिड फेस में पूछेगा तो दो हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3 और एक sp3d2। गॉट इट, मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया। तो देखो, असल में PCl5 अपने आप को ब्रेक कर लेता है सॉलिड फेस में PCl4+ और Cl- में, कह सकते हो ये इसकी मैकेनिज्म है, ठीक। अब ये PCl5 का दूसरा मोल ले लो और उसको Cl- से रिएक्ट कर दो तो ये बन जाएगा PCl6-। क्या बन जाएगा PCl6-। तो उसकी दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल हैं, एक PCl4+ पॉसिबल है और दूसरी PCl6- पॉसिबल है, ठीक है। तो PCl4+ में मैंने बताया sp3 और इसमें मैंने आपसे जिक्र किया sp3d2, ठीक है, क्लियर कट। तो इनडायरेक्टली आपने PCl5 के कितने मोल्स लेने हैं, 2 मोल्स लेने हैं, 2 मोल से ऐसा होता है। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं PF5 का। अब PF5 जब सॉलिड फेस में होता है तो ये ब्रेक होता है PF4+ और F- में, ठीक है। तो इस केस में भी जो हाइब्रिडेशन आपको मिलती है वो sp3 मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, sp3 मिलती है। अब आप पूछोगे सर क्या PF6- एग्जिस्ट करता है, तो आंसर इज नहीं करता है। भाई देखो यार, PF5 का अगर मान लो मैंने गलती से ले भी लिया और F- से रिएक्ट करा दिया तो उसका आंसर आएगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन के पीछे लॉजिक सोचो कि फ्लोरीन की जो साइज है वो बहुत छोटी है और उसके खुद के इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन खूब ज्यादा हैं। अब आप एक और ऊपर से नेगेटिव चार्ज ले आ रहे हो, क्या बोला मैंने, एक और ऊपर से नेगेटिव चार्ज ले आ रहे हो और इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पे रिपल्जन एक्सेस में बढ़ जाएगा और रिपल्जन के बढ़ने की वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से PF6- एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा मैंने अभी आपको और भी एक रीजन दिया था, सीडो बेरी रोटेशन पीछे, कि PF5 कैसे सीडो बेरी की वजह से अपने ऑर्बिटल्स को चेंज करता रहता है, कभी तो वो dz² में मिलेगा और कभी तो आपको dx²y² में मिलेगा, ठीक है, अगर आप रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो, जो मैंने आपको पीछे अभी अभी बताया है, ठीक है। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं I3 का। I3 ब्रेक होता है, असल में I3 के आप 2 मोल्स ले सकते हो, I3 के 2 मोल्स ले सकते हो। तो एक ब्रेक होता है I3+ में और एक ब्रेक होता है I3- में। किस फेस में आज बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड फेस में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब I3+ में अगर मैं देखूं तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम लगाऊंगा तो इसकी हाइब्रिडेशन आएगी sp3 और इसकी आएगी sp3d, ठीक है। ये आप निकाल लेना हाइब्रिडाइजेशन, पीछे हमने डिस्कस किया है, इसको जरूर निकालना, पक्का आएगा एग्जाम में I3-, बहुत बार I3- से पूछा गया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा अगर आपसे नहीं निकलता है तो, ठीक। बढ़ते हैं, अगला आएगा IF5। अच्छा, IF5 की खासियत ये है कि IF5 का जो फेस होता है वो सॉलिड की जगह लिक्विड फेस होता है और ये जब हीट करते हैं तो ये ब्रेक होता है IF4+ में और IF6- में। अगेन इसके मोल्स कितने आप लोगे, 2 मोल्स लोगे, ठीक है। ये जितने भी मैं केसेस बता रहा हूं ये सारे स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका sp3d और ये आएगा sp3d3। उसको एक बार निकाल के चेक कर लेना sp3d3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही पीछे जो हमने आपको प्रीवियस उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे इसको करते हैं,
ठीक। नेक्स्ट अगला आएगा Cl2O6। Cl2O6 जब अपने सॉलिड फेस में होता है तो ये ब्रेक होता है ClO2+ और ClO4- में। ठीक है, ClO2+ और ClO4- की अगर मैं बात करता हूं तो ClO2+ की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है और इसकी जो होती है वो sp3 होती है। रटना नहीं है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला पता है और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आप इन सबको नोट करते रहिए। बातों बातों में मैंने एक बार रिपीट किया है और मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि मेरी एक टॉप 500 PYQ सीरीज चल रही है। क्या बोलता हूं? टॉप 500 PYQ सीरीज चल रही है। ये सीरीज हमारी अनअकैडमी की ऐप पे मिलेगी आपको। कहाँ पे मिलेगी आपको? अनअकैडमी की ऐप पे मिलेगी। डेली आपकी वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस में रात के 9 बजे मैं आपको मिलता हूँ। एवरी डे 9 PM मेरी टाइमिंग है। हम वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। इस टाइम में केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ वहाँ पे। आप यहाँ से पढ़िएगा और वहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। जरूर एंजॉय आइएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, रात के 9 बजे मिलते हैं, आपका इंतज़ार रहेगा इस बात के लिए। ठीक है, अनअकैडमी ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और जो जो मैंने बेनिफिट्स बताए हैं उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला अगर मैं स्ट्रक्चर बात करता हूँ सॉलिड फेस में तो वो है N2O4। N2O4 जब सॉलिड फेस में होगा तो ब्रेक होगा NO2+ में और दूसरा NO3- में और NO+ में। दो फेस होंगे इसके, NO3- और दूसरा होगा NO+। ठीक है, NO+ के केस में जो हाइब्रिडेशन आएगी वो आपकी sp आएगी और इसमें जो आएगी वो आपकी sp2 आएगी। उसी तरह अगर आप N2O5 की बात करते हो, ये भी सॉलिड फेस में रखना। इसको जब ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा NO2+ में और NO3- में। वीडियो को पॉज करो और इस बार इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप खुद बताओ और मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि सर मैंने ये हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों की निकाली है। ठीक है, कुछ तो अपने लिए करोगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगली बात है हमारी ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ये बहुत नया टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। जेई एडवांस में तो पक्का एक क्वेश्चन इस पे बन ही जाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन आपने नाम सुना होगा। ऑर्गेनिक में इसी को अपन लोग फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक पे अपन लोग इसको क्या नाम जानते हैं? फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। देखो कब हमको क्या करना है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया मिथाइल फ्री रेडिकल का और साथ ही साथ मैंने एग्जाम्पल ले लिया CF3 फ्री रेडिकल का। अब इन रेडिकल को कब हमको कंसीडर करना है और कब हमको रेडिकल को कंसीडर नहीं करना है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल ये होता है कि अगर साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस देन सेंट्रल एटम की होगी तो उस केस में आप इस रेडिकल को कंसीडर नहीं करोगे। क्या बोला मैंने कहा कि अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होगी तो आप इस रेडिकल को कंसीडर नहीं करोगे। इसका मतलब बच्चा कि अगर आप इसके सिग्मा बॉन्ड उठाते हो तो सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से हाइब्रिडेशन आएगी sp2 और एंगल आएगा नियरली 120। लेकिन अगर आपके पास साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में ये जो साइड एटम के मेंबर हैं वो इस रेडिकल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और इसको मजबूर कर देते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक रेडिकल भी है, 1 रेडिकल भी है। तो आपका जो सम आएगा वो 4 का आएगा और 4 का मतलब sp3 और sp3 का मतलब एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप देख पा रहे हो मैं किन क्वेश्चंस में इसकी हाइब्रिडेशन कैसे निकाल रहा हूँ।
तो एक ही बात का याद रखना है, रेडिकल केस में साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा हो जाएगी अगर, तो आप उसको कंसिडर करोगे। इसके पीछे रीज़न है कि जो साइड एटम है वो ओवरलैपिंग में इसके ऑर्बिटल्स को, इनके इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर कर देगा। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा रफ डायग्राम है ये, ठीक है। इसके ऑर्बिटल्स को ये अपनी तरफ खींचने लगेंगे, ये अपने ऑर्बिटल्स को खींच रहे हैं यहाँ पे अपने ऑर्बिटल्स में, और इस खिंचाव की वजह से इसको मजबूर कर देंगे कि तुम भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। एक और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लेता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा। NO2 रेडिकल, आप मुझे बताइए, सोचिए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रखनी चाहिए। तो पहले तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में एज अ सिग्मा कंसिडर करते हो। अब आपको मेन ये सोचना है कि आप इस रेडिकल को लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो। तो आपको साफ साफ दिख रहा है साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेंट्रल एटम से ज़्यादा है। भाई ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और नाइट्रोजन की कितनी होती है 3.0। अब अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इस केस में 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक रेडिकल मिला के आएगा 3, और 3 का मतलब sp2, और sp2 का मतलब नियरली 120, ठीक है। तो ये जो आप हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आप हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ रेडिकल ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक पढ़ा दूं, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो देखिए आपको पता है कि लोन पेयर जो होते हैं बेटा 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे लोकलाइज्ड लोन पेयर, और दूसरे होते हैं हमारे डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। लोकलाइज्ड मतलब जो अपनी जगह हैं, वो मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। मैं एक एग्जांपल के तौर पर ही समझाना चाहूंगा। पहले एग्जांपल ले लेते हैं लोकलाइज्ड का। लेट सपोज करिए मैंने एग्जांपल ले लिया कुछ इसका, ये मैंने एग्जांपल ले लिया मिथेनॉल का। अब है क्या, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और ये आपको 2 लोन पेयर दिख रहे हैं। तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर का सम कितना हो गया बेटा 4, और 4 का मतलब हो गया sp3। ये लोकलाइज क्यों है, क्योंकि इसके पास इसके बगल वाले ऑर्बिटल में कोई भी जगह खाली नहीं है कि ये जाके यहाँ पे मूव करे, जा नहीं सकता, इसलिए वो रुका हुआ है। मैंने कहा कि आपके जो पड़ोसी है वो आपको बुलाना नहीं चाह रहे हैं, तो ज़बरदस्ती तो जाओगे नहीं, और जब ज़बरदस्ती नहीं जाओगे तो अपने घर में रह जाओगे, और जब घर में रहोगे तो काउंट किए जाओगे, ठीक है। उसी तरह अगले आते हैं डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। इसको हमारी भाषा में आवारा लोन पेयर भी बुलाते हैं। क्या बोला मैंने, डी लोकलाइज लोन पेयर या आवारा लोन पेयर, ये हमारी भाषा में। देखो कुछ इसको बेहतरीन एग्जांपल से समझो। मान लो मैंने फिर से वही फिनॉल अल्कोहल लिया और मैंने आपसे कहा कि इस बार मुझे इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन बताओ। तो आपने कहा सर 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है सर, लोन पेयर कितने हैं? तो लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड है, इस बात को चेक करना होगा। तो ये तभी चेक हो पाएगा जब इस ऑर्बिटल के बगल में एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली होगा। ये एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है, और चूंकि इसकी ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये जो लोन पेयर है ये अपना घर छोड़ के ये दूसरे के घर में चला जाएगा, या यूं कहूं कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। और आप ये बात जानते हो या नहीं भी जानते हो तो ये जान लो कि जो लोन पेयर रेजोनेंस के होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के नहीं होते हैं। ये कुछ ऐसा कहो कि भैया एक फैमिली में 4 लोग थे, ठीक है, और एक बच्चा पूरा दिन घर पे टिकता ही नहीं था, पूरा दिन बाहर रहता था। तो उसकी मम्मी बोलती थी पूरा दिन घर पे रहता कहाँ है, आवारा, कहाँ घूमता रहता है बाहर, तो उस फैमिली का तो हिस्सा ही नहीं है। तो असल में इसके साथ यही हाल है।
तो ये आवारा है भाई साहब, फैमिली का हिस्सा ही नहीं है, ये रेजिडेंस में अपने आप को इन्वॉल्व करता रहता है। तो फैमिली में ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला लोन पेयर तो काउंट होगा। तो टोटल मिला के कितने लोन पेयर काउंट हो रहे हैं, कितना लोन पेयर काउंट हो रहा है, दैट इज 1। तो ये जो भाई साहब आवारा वाला लोन पेयर था, ये चला गया घूमने, या यूं कहूं रेजिडेंस में चला गया। ठीक है, तो यहां पे आपके 3 मेंबर आ गए और हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। और आपको इसका आवारापन चेक कैसे करोगे, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। आपको चेक करना है कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है। इसके लिए ये चेक करो कि पड़ोसी का घर खाली है कि नहीं। अगर पड़ोसी के घर में जगह खाली होगी तो ये उनके घर में जाके रहेगा, और अगर पड़ोसी के घर में नई जगह खाली होगी तो वो नहीं जा पाएगा। आप देख सकते हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है। इस वजह से ये वाला ऑक्सीजन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा। जबकि पीछे वाले एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन बेटा sp3 थी, तो इसके पास एक भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो ये लोन पेयर जबरदस्ती उसके घर में नहीं जा पाएगा। तो इसको आवारा बनाना और ना आवारा बनाना इसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बगल वाले घर के लोन पेयर की है। अगर बगल वाले घर के लोन पेयर में ऑर्बिटल खाली होंगे तो ये वहां जाके जंप कर जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कब मैं लोन पेयर को आवारा बुलाऊंगा और कब मैं लोन पेयर को आवारा नहीं बुलाऊंगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको आज बताई हैं, ये सारी बातें आपके हाइब्रिडाइजेशन के काम आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बॉन्ड एंगल को कंपेयर किया जाता है। लेकिन उसके लिए ये जितनी भी मैंने 4 वीडियो बनाई हैं, इन चारों वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, तभी आप मेरी अगली वीडियो को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है माय डियर, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से कि अनअकैडमी की ऐप को आप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के साथ साथ आप हमारे साथ लाइव कनेक्ट होइए। मेरी रोज लाइव रात के 9 बजे क्लास चलती है। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे पोलिंग सेशन करवाते हैं और उस पोलिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। मैंने टॉप 500 PYQ सीरीज डाली रखी है। इन PYQ सीरीज से आपको पढ़ने के बाद आप कितना नॉलेज सीखा, उसको एनालिसिस करने के लिए आपको क्विज को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उतना एक्सपीरियंस आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, अगेन मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे से कनेक्ट होने के लिए, अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो दिस इज माय कोड, दैट इज DHIREN। ठीक है, इस कोड से आप इंस्टेंट 10% डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।